तो हे गाइस व्हाट इज अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली 5-6 महीने बाद मेरे चैनल पे फॉर्मेट ऑफ एपिसोड 4 इज है विद योर फेवरेट माय फेवरेट इंद्रेश गांधी सर। यार जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी ना एपिसोड 1 से लेके, तब से दो नाम हमेशा रहे हैं, एक अंशु सर एक आईडी सर। अंशु सर के साथ पॉडकास्ट अभी तक नहीं आया है, उसका मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल पे जब 500 सब्सक्राइबर हिट होंगे तब मैं उनके साथ पॉडकास्ट शूट करना चाहता हूँ, बिकॉज इट शुड बी अ स्पेशल पॉडकास्ट। बट डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड जो लोग मेरे चैनल पे नए अभी रिसेंटली जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, फॉर्मेट ऑफ एक पॉडकास्ट सीरीज है मेरे चैनल पे, जिसमें मैं पॉडकास्ट करता हूँ डिफरेंट सीए टीचर्स के साथ, सीए यूट्यूबर्स के साथ। 3 पार्ट ऑलरेडी इसके अपलोडेड है, यहाँ पे मैंने डाल दिया होगा, चेकआउट जरूर कर लेना, इन्फॉर्मेटिव है। एंड ये पॉडकास्ट यार 2-3 महीने पहले शूट हो चुका है, तो जिन लोगों को लगता है कि इसमें आर्य सर की तो अभी रिसेंटली शादी हुई है उसके बारे में बात होगी, तो नहीं, इसमें उसके बारे में बात नहीं है, एसके के बारे में ज़रूर बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आर्य सर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको उनकी शादी के लिए। एंड ये ऑडियो पॉडकास्ट है क्योंकि यार जो इसकी वीडियो फाइल थी वो करप्ट हो गई थी, तो दिस इज गोइंग टू बी एन ऑडियो पॉडकास्ट। आई होप यू गाइस विल एंजॉय। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू आर न्यू। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4. सबसे पहले तो जो आज के हमारे गेस्ट है उनकी रिक्वेस्ट मतलब मेरे को एपिसोड 1 से आ रही है, जब से मैंने ये आपने पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग चालू की है? हाँ जी सर, सब स्टार्टिंग से स्टार्ट है। अच्छा ठीक। तो इनकी रिक्वेस्ट मतलब मेरे को एपिसोड 1 से आ रही है कि आईजी सर को कब ला रहे हो, आईजी सर को कब ला रहे हो। तो फाइनली एपिसोड नंबर 4 में मैं आईजी सर को ला रहा हूँ। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे सौम्य टॉक्स एपिसोड नंबर 4 में, जो मैं एक पॉडकास्ट सीरीज कंडक्ट करता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट्स टीचर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं इसके थ्रू स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। तो सर सबसे पहले तो आप स्टूडेंट ने एक ये पूछा है कि आपकी सीए जर्नी कैसी रही। यार मेरी सीए जर्नी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी मतलब स्मूथ रही है। सच मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को लेकर स्ट्रगल करना पड़ा या कहीं पे मुझे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट लगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। जैसे कि मेरा फाउंडेशन, मैं एक्चुअली 11th-12th सीबीएसई से किया था मैंने, और उसी के साथ मैंने उस समय ना सीपीटी हुआ करता था, तो मैंने सीपीटी साथ साथ में तैयारी कर लिया था। और काफ़ी जो चीज़ें थी वो 11th-12th से काफ़ी मिलती जुलती थी। सीबीएसई में तो काफ़ी अच्छा कवरेज हो जाता है, और क्या रेगुलर स्कूल वगैरह भी जाना होता है तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो ऐसे कि इसके अंदर मुझे सीपीटी के अंदर तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं गई थी। फिर इंटरमीडिएट के अंदर भी अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो इंटरमीडिएट के अंदर भी कोई ऐसा मुझे दिक्कत नहीं की। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मैंने अगर कोई किया था तो वो था ईआईएस के साथ। मुझे ईआईएस में सबसे ज़्यादा डर था कि मैं ईआईएस के अंदर फेल कर जाऊंगा करके। मतलब वो बहुत ही मुझे अजीब सा सब्जेक्ट है। एक्चुअली मेरा पहले से ना प्रैक्टिकल के ऊपर बहुत अच्छा कमांड रहा है, तो जब भी मैंने कोई भी पेपर दिया हो तो प्रैक्टिकल ऐसे जो पेपर्स होते हैं जैसे अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग हो गया, हमेशा ही मेरे लिए मार्क्स पुलर रहे। मेरे बाकी जहाँ पे भी थोड़े बहुत कम ज़्यादा मार्क्स आते थे, कहीं पे जैसे ईआईएस में मुझे 45 या समथिंग ऐसे ही थे, तो ऐसे कि इसमें उसको पूरा मतलब वो मार्क्स को खींच लेते हैं मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले जितने भी रह जाते हैं। और फिर अगर मैं बात करूँ फाइनल में, हाँ फाइनल में मुझे एक अटेम्प्ट ज़रूर लगा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी मेरी गलती थी जो मुझे रियलाइज़ भी हुई, लेकिन मैंने उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में मतलब इमीडिएटली कवर अप कर लिया। तो फिर देन एक अटेम्प्ट में दिन में फिर चार्टर्ड बन गया था। बट एक वो बहुत अच्छी चीज़ थी। एक कभी कभार ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो वो बहुत सारी चीज़ें सिखा जाती है। वो वैसी वाली बात थी। अगर मैं शायद फर्स्ट अटेम्प्ट वो मतलब निकल जाता था फाइनल में, तो हो सकता था मैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मतलब फील कर रहा होता, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं वो एक अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया है। और वो जब हम फेलियर से राइज करते हैं ना, वो जो हमें कॉन्फिडेंस दे के जाता है, वो एक नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ होती है। तो सर जैसे अभी आपने बोला कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था, तो मतलब आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होते हुए भी लॉ चूज किया जो कि एक थ्योरी सब्जेक्ट है। यस, एक्चुअली ऐसा था
ऐसा था कि क्या होता है, अगर मेरा जैसे कमांड है कोई सब्जेक्ट के ऊपर, मुझे जैसे अकाउंट्स बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मैथ्स मुझे बहुत अच्छा जमता था, तो अब ये जो सवाल, ये जो सब्जेक्ट्स थे ना, अब ये सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं इतने ज़्यादा फास्ट, या मेरे मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी कमांड थी कि मैं सामने वाले को समझाना, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट फील होता है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि यार वो पता नहीं वो व्यक्ति वो लेवल ऑफ नॉलेज क्यों नहीं डिजर्व कर रहा है। लेकिन वही जब मैं स्ट्रगल करता था अपने कौन से थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं जानता हूँ उसको कि मैंने उसको कैसे ओवरकम किया है, मैंने कौन से टेक्निक्स का प्रयोग किया है जिससे मैं उसको याद रख सका हूँ, जिससे मैं उसको प्रेजेंट कर सका हूँ। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मुझे है ना बहुत ज्यादा बेनिफिट करती है, और मैं वो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, एकदम मतलब एकदम बेसिक से मैं समझा सकता हूँ। वही अगर मेरा कमांड है अकाउंट्स के ऊपर, तो मैं सामने वाले को ये नहीं समझा सकता ये एंट्री कैसे मैंने पोस्ट किया, ये एंट्री कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ये सब चीजें मैं हो सकता है उतने बेसिक से नहीं समझा पाता। तो ऐसी वाली बात होती है। राइट सर, तो मतलब आपने सीए बनने के बाद कोई जॉब करी कि आप सीधा प्रैक्टिस में आ गए? नहीं, एक्चुअली बात ऐसी कि माय डैड इज आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ऑलरेडी एंड ही इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऐसे केस में पहले से डैड की फर्म तो थी, तो मतलब मेरे सीए करने का होल एंड सोल पर्पस ही यही था कि मैं डैड की फर्म ज्वाइन करूंगा। बट ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप मुझे एक जगह से अपॉर्चुनिटी आई कि आप टीचिंग करना चाहते हो क्या, बट ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आर्टिकलशिप थी और मुझे बाद में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना था। तो ऐसे केस में मेरा फुल फोकस था कि मैं बढ़िया तरीके से मतलब ये करता हूँ, आर्टिकलशिप करता हूँ। लेकिन बात ऐसी थी कि वो 11th-12th के लिए ऑफर था। अब 11th-12th की जितनी भी क्लासेस होती है शाम में क्लासेस होती है, 6 बजे से या 4 बजे से लेके ऐसे 8 बजे तक वगैरह चलती है। तो फिर वो इंस्टीट्यूट ने इंसिस्ट किया कि हम आपको 8 बजे का टाइम स्लॉट दे देंगे, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप 8 बजे क्लास ले लीजिएगा, आपका ऑफिस वगैरह सब कुछ निपट जाता है और आपके हिसाब से, मतलब वो दे वर वेरी कंफर्टेबल विथ मी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो ऐसे केस में फिर मैंने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं। पहले से कहीं ना कहीं थोड़ा सा था कि टीचिंग में इंटरेस्ट तो है, बट कभी एक्सप्लोर नहीं किया था सच, क्योंकि स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। तो ऐसे केस में फिर देन मैंने टीचिंग से स्टार्ट किया। देन फिर जो वो मेरी बैच हुई वो बहुत ज़्यादा हिट हुई, और जब मैंने सेकेंड बैच लाया तो बात ऐसी हो गई थी वहाँ पे कि एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब बाकी सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं बच्चे कहीं और पढ़ रहे हो, और वो एक सब्जेक्ट के लिए उस इंस्टीट्यूट में फिर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आना चालू हो गया था कि ये चीज़ अपनी एक पैशन को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, जो एक अपने आप में बहुत अच्छा प्रोफेशन भी है, एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि टीचिंग मैं कर सकता हूँ करके, और बढ़िया टीचिंग कर सकता हूँ जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। तो ऐसी वाली बात आती है, इसलिए मैंने टीचिंग चूज किया। देन आफ्टर एंड देन जॉब वगैरह तो मैंने कोई भी नहीं किया था, पहले से पापा की फर्म में ही रहा हूँ। बट ये भी बात नहीं है कि पापा की फर्म थी तो बहुत ज़्यादा लीनियंसी मुझे मिली, काफ़ी ज़्यादा। जब खुद का आपका काम होता है ना, तो उसके लिए आप ऑफ नहीं ले सकते। बहुत कम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि संडे को भी हमें फिर काम करना पड़ता है, रात को लेट तक भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ये आप ही का काम है जो आप ही को संभालना है, अल्टीमेटली रेवेन्यू आप ही के घर पे आ रहा है। तो ऐसे केस के अंदर तो बहुत ज्यादा यहाँ पे चीजें आ जाती है, ऐसी वाली बात होती है। तो मतलब सर अभी भी आप प्रैक्टिसिंग करते हो, तो मतलब आपका ज्यादातर टाइम प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट में जाता है या टीचिंग में? मेरा अभी हाल फिलहाल, पहले अभी तक अगर मैं ये सवाल अगर आप 1 साल पहले या 6 महीने पहले भी मुझसे पूछते तो मैं ये कहता कि मेरा प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम जाता है करके। लेकिन अगर मैं करंटली बात करूँ आपके साथ, जब से मैंने फिर इंटरमीडिएट की भी पढ़ाना चालू कर दिया हो तो ऐसे केस के अंदर अब मेरा ज्यादातर टाइम इसमें जाता है, टीचिंग में जाता है। अब प्रैक्टिस में मैं उतना ध्यान नहीं दे पाता हूँ, बट स्टिल मैं अभी भी ध्यान तो देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं दिन के 2 से 2.5-3 घंटे तो जाता ही हूँ ऑफिस, जहाँ पे मैं चीज़ों को देख सकूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक्चुअली मैंने और डैड ने हमारे एरियाज बांट के रखे हैं, वो एरिया का काम मैं ही देखता हूँ करके, ऐसी वाली चीज़ है। तो वो वाली बात। तो सर अभी जैसे आपने बोला इंटरमीडिएट भी आपने पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो एक स्टूडेंट है राहुल, उनका क्वेश्चन है कि मतलब वो स्टार्टिंग से रेगुलर बैच अटेंड नहीं कर पाया बट फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, तो सर आप फास्ट ट्रैक कोर्स लाओगे किसी लॉ का या नहीं लाओगे? यस, मैं लॉ का अगले महीने से फास्ट ट्रैक कोर्स लाने वाला हूँ, अनअकैडमी सीए चैनल के ऊपर ही लाने वाला हूँ मैं, जहाँ पे मैं फास्ट ट्रैक मतलब रिवीजन करवाने वाला हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड सेशंस वो होने वाले हैं हमारे, तो उसमें सारी चीज़ें कवर होने वाली है, हर एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। ओके सर, तो मतलब एक क्वेश्चन ऐसा है कि आपकी लाइफ का बेस्ट फीलिंग क्या थी अदर देन सीए फाइनल का रिजल्ट है? समय आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हेलो। हाँ बोलिए। तो सर ये क्वेश्चन आया कि आपकी लाइफ की बेस्ट फीलिंग क्या थी अदर देन सीए फाइनल का रिजल्ट है?
अदर देन सीए फाइनल का रिजल्ट डे मेरे लाइफ की बेस्ट फीलिंग कौन सी थी? देखो, रिजल्ट डे वगैरह तो था ही था, मतलब वो तो यार मतलब ऑब्वियस सी बात है, वही चीज़ तो रहती है। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो और कौन सी बेस्ट फीलिंग हो सकती है ऐसी मैं ये सोच रहा हूँ फिलहाल। हाँ, मैं एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं मतलब सीए क्लियर वगैरह कर गया था और उसके बाद फिर मैं गया था अपने नेटिव प्लेस में गया था, तो वहाँ लिटरली मतलब चाचा लोग और दादी लोग वगैरह ने ऐसे गांव में भंडारा सॉर्ट ऑफ नहीं होता है क्या, तो वैसा एकदम ऑर्गेनाइज करके रखे थे जिस दिन मैं जाने वाला था उसके अगले दिन के लिए, ताकि वही कि हम लोग मतलब हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पुरातन मंदिर है, तो वहाँ पे फिर प्रसादी चढ़ा के फिर ऐसा पूरा भंडारा वगैरह था। तो जब मैंने वो देखा जिस हिसाब से चीजें, तो इट वाज रियली मतलब जो स्माइलिंग फेस थे घर वालों के, जो उल्लास था घर वालों के अंदर, जो खुशी थी घर में, वो नेक्स्ट लेवल थी, मतलब बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थी वो चीज। ओके सर, तो मतलब आप जैसे लॉ के टीचर हैं, तो मतलब सेक्शंस याद करना इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटरमीडिएट एंड फाइनल में। तो मतलब बच्चे यही दिक्कत करते हैं कि रिटेन कैसे करें लॉ के सेक्शंस। लॉ के सेक्शंस के ऊपर अगर हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं ना, तो वो वैसे ही लर्न नहीं होने वाले। पहले ही हमें दिक्कत होती है, उसके बाद भी हम लोग अगर इतना स्ट्रेस देते रहेंगे, वो नहीं होता है। उससे अच्छा आप केवल और केवल रिवीजन करते हुए चलिए। आप जितना ज्यादा बार बार रिवीजन करते हुए चलेंगे, ऑटोमेटिकली सेक्शंस आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बाद ध्यान रह जाएंगे, क्योंकि आप पहले पढ़ते हो, उसके बाद आप रिविजन करते हो, फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके आ जाती है जहन में, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर मान लीजिए हम सेक्शन नहीं भी लिखे, तो उसमें इतना कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। आधे मार्क की बात होती है हार्डली, वो भी अगर हम लोग प्रोविजन एक्यूरेटली लिख के आ जाए, तो वो भी इंस्टीट्यूट नहीं काटती है। तो ऐसी वाली चीजें तो अननेसेसरी लोड लेके मतलब नहीं है। और ऐसा इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं लिखा है कि कंपलसरी है करके क्वेश्चंस को, ऐसा इंस्टीट्यूट कहीं नहीं कहती है। ये हम लोगों ने मान लिया है कि कंपलसरी इंस्टीट्यूट ने बोल के रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर, जैसा आपने बोला रिवीजन्स करते रहें तो सेक्शंस ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, तो मतलब मिनिमम कितने रिवीजन्स चाहिए इंटरमीडिएट का एग्जाम क्रैक करने के लिए? इंटरमीडिएट का अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो यार ऐसा मिनिमम और मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता एक्चुअली, कि 5 रिवीजन कर लो तो आप पास ही होने वाले, वैसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर कि वो रिवीजन कैसे कर रहा है। किसी किसी का कैसा होता है, जल्दी जल्दी रिवीजन समाप्त हो जाती है, लेकिन उनको रिटेन नहीं रहता है, वो एकदम ऐसे ही एकदम कर लेते हैं, बस नाम बोलने के लिए रिवीजन कर रहे हैं। लेकिन कोई कोई लोग आराम आराम से करते हैं, समय लगाते हैं, लेकिन जब उनका एक भी रीडिंग हो जाती है ना, तो इतना जबरदस्त तरीके से उनके माइंड में बैठ जाती है चीजें कि उनको सब ध्यान रहता है। तो ऐसे कि इसके अंदर ये पर्सन ने इंडिविजुअल कैपेसिटी को जानना चाहिए कि हमको कितने रिविजन्स लग रहे हैं, हमारा कैसा लेवल अचीव हो रहा है एक रिविजन करने के बाद। आपने ऐसा होना चाहिए कि जब आप रिविजन कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चाहिए, हाँ ये चीज पहले पढ़ी हुई है, अब हल्की हल्की रिकॉल हो रही है। सेकंड, इसमें तो आपने पेज पे गए तो आपको टॉपिक्स का नाम पढ़ते हुए ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि इसके अंदर क्या लिखा गया है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से, तो उसे हम लोग रिविजन कहते हैं। केवल और केवल चीजों को रीड करने को हम लोग रिविजन नहीं कह सकते, है ना। तो ऐसी आती है, और कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी डिमांड करती है। फाउंडेशन में ऐसा होता है कि आप 2-4 बार वीडियो को देख लोगे तो आपको ऐसे ही ध्यान रह जाता है, और छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिविजन की स्ट्रेंथ ही अपने आप में इतनी ज्यादा बड़ी होती है, और इंस्टीट्यूट कहीं से भी छोटा सा सवाल डाल सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है, कुछ भी चीजें कर सकता है। तो ऐसी वाली बात होती है। सर, एक अंशिता का क्वेश्चन आया है कि उसने नवंबर 22 अटेम्प्ट दिया था इंटरमीडिएट का, एंड उसके 275 मार्क्स आए बोथ ग्रुप में। अच्छा, तो मतलब उसे मई 23 में बोथ ग्रुप देने चाहिए या सिंगल ग्रुप करके अपीयर करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो सबसे पहले इन्होंने ऐसा करना चाहिए। वैसे भी देखिए, आप एक एक ग्रुप, पहले तो आप एक ग्रुप प्रिपेयर करोगे ना, उसके बाद ही आप सेकंड ग्रुप है, ऐसा तो नहीं आप दोनों ग्रुप साथ में पढ़ोगे। तो पहले आपने एक ग्रुप की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेनी चाहिए। एक बार आपकी एक ग्रुप की प्रिपरेशन हो गई, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दीजिए, एक बार देखिए आपको कितना जम रहा है, कितना याद आ रहा है, कितना आप लिख पा रहे हो, कितना नहीं लिख पा रहे हो। एक बार वो चीजें बन गई ना, देन उसके बाद आप सोचेंगे क्या अब उतना समय है कि हम लोग सेकेंड ग्रुप के प्रिपरेशन करके ये सेम चीजें, रिविजन हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, ये सारी चीजें कर सके। और अगर टाइम है तो आप दोनों ग्रुप दीजिए, नहीं तो आप एक ग्रुप दीजिए, जैसा आपको लगता है वैसा कर सकते हैं। लेकिन पहले आप एक ग्रुप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, मैं ये कहूंगा। तो मतलब पहले हमें वन ग्रुप पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एंड उसके हिसाब से सेकंड पे देखना चाहिए। उसके हिसाब से फिर सेकंड के ऊपर आप जजमेंट ले सकते हैं। तो सर, जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी बच्चों से क्वेश्चन पूछने के लिए, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन ये आया कि आईजी सर शादी कब कर रहे हैं? नहीं यार, ऐसा अभी मतलब फिलहाल तो मेरा कोई प्लान नहीं है अभी। नहीं, झूठ बोल रहा है। No, I'm telling you.
जस्ट 25 ईयर्स ऑफ एज है अभी, तो अभी कुछ ऐसा सोचा नहीं हूँ मैंने। मैं वो पॉइंट ऑफ के ऊपर कभी गया भी नहीं हूँ। मैं अपना काम अभी केवल पढ़ाना और फॉर्म के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, बाकी ऐसा मैं नहीं सोच रहा हूँ कुछ। और ये भी आया कि मतलब आप हमेशा श्रद्धा कपूर का एग्जाम्पल क्यों लेते हैं अपने एग्जाम्पल्स में? वो तो बस ऐसे ही सेलिब्रिटी क्रश हम लोग बोल सकते हैं उसको, तो इसलिए हम लोग एग्जांपल्स वगैरह लेते हैं और बच्चा भी थोड़ा सा कनेक्ट कर जाता है जब थोड़ा हंसी मजाक हो क्लास के अंदर, तो एक उसे ईज होता है पढ़ने के लिए। अदरवाइज फिर बहुत मोनोटोनस हो जाता है लॉ वगैरह को पढ़ना। तो ऐसे केस में थोड़ा सा माहौल को हैपनिंग रखने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए तो हम एग्जाम्पल्स वगैरह का प्रयोग करते हैं। ओके सर, तो मतलब जैसे अभी लॉ के एग्जाम मतलब May 23 पास में ही है इंटरमीडिएट का, तो कुछ टिप्स आप देना चाहें एग्जाम्शन लाने के लिए लॉ और ऑडिटिंग में? यस, सबसे पहले तो यार आपने ना थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब रेगुलर लेक्चर्स जो आपके हुए होंगे वो बहुत अच्छे से इन डेप्थ। क्या होता है बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि इंटरमीडिएट का बच्चा है ना कहीं वो मॉड्यूल को भूल जाता है कि मॉड्यूल एग्जिस्ट भी करता है करके, मॉड्यूल पे ध्यान ही नहीं दे पाता है। इंटरमीडिएट में बच्चे को ऐसा लगता है मॉड्यूल इतनी बड़ी मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे होंगी सारी चीजें, है ना। तो उसने मॉड्यूल को तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर इतना सारा तामझाम करके आपको मॉड्यूल्स भिजवा रही है, सब कुछ करवा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं क्या पक्के से उसमें से ही सवाल डालने वाली है। तो ऐसे केस के अंदर इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल को पढ़ना चाहिए। बच्चा क्या होता है शॉर्ट नोट्स के चक्कर में, इधर उधर कलर नोट्स के चक्कर में, जो हो सकता है कम ज्यादा कंटेंट वाला भी हो उसको भी पढ़ डालता है। वैसी चीजें नहीं करना चाहिए। एक इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के ऊपर भरोसा रखिए, या कोई ऐसे नोट्स जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को रेप्लिकेट करते हो आप उसके ऊपर भरोसा रखिए। बढ़िया से पढ़िए, शांति से पढ़िए उस चीज को। एक रिविजन आपका एक बार पढ़ के कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपने रिविजन करना चाहिए उस चीज का, फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर एक और बार रिविजन करिए एंड देन टेस्ट दे दीजिए। इतना भी आपने कर लिया, आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे लॉ के अंदर, और आपको उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हम लोग अननेसेसरी अगर टेंशन लेते रहेंगे ना कि मुझे ये नहीं हो रहा है, मुझे ये याद नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, वैसा फील हो रहा है, तो फिर तो यार फिर नहीं होने वाला है कुछ भी। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आप खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे तो कैसे बात बनने वाली है। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट फॉर एनीथिंग। मतलब जो भी चीज आप जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हो, सारी चीज के लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके एकदम बढ़िया तरीके से चीजें बन जाती है। तो मतलब जैसे सर आपने स्टार्ट किया था फाउंडेशन को लॉ पढ़ाने से, अब आप इंटरमीडिएट का लॉ भी पढ़ाने लग गए, इंटरमीडिएट में ऑडिटिंग भी पढ़ा रहे हैं, तो मतलब आपका क्या इरादा है, सारे सब्जेक्ट आप ही पढ़ा देंगे? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। पहले से एक्चुअली में जैसे लॉ तो मैं पहले से पढ़ाता भी था, लॉ और ऑडिट वो तो मैंने बाद में फिर सोचा कि जब एक चीज सेटल डाउन हो गई, मैं जानता हूँ कि अब यार ये बढ़िया से सेटल डाउन हो गया, तो दिन में एक एक स्टेप एक स्टेप लेना है, कभी भी एट ज्यादा स्ट्रेस ना हो जाए करके, इसलिए एट अ टाइम एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ। और बस अब ये तीनों पे ही स्टिक रहना है मुझे हाल फिलहाल तो। हाँ, यू नेवर नो अबाउट द फ्यूचर कि क्या हो जाए और क्या ना हो जाएगा। तो मतलब सर आप सबसे ज्यादा एडोर किसको करते हैं, मतलब आफ्टर पेरेंट्स आप किसको एडोर करते हैं सीए में? सबसे ज़्यादा मैं किसे अडोर करता हूँ अपने सीए में, तो मैं अगर बात करूँ आपके साथ तो मैं निशांत सर है। निशांत सर का जो नेचर है, मतलब जो उनकी जिस हिसाब से वो लोग, मतलब जिस हिसाब से वो बिहेव करते हैं, जिस हिसाब से वो खुश रहते हैं, जिस हिसाब से वो पढ़ाते हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा, उनकी एनर्जी लेवल तो भाई नेक्स्ट लेवल होती है। मतलब उनके 3-3 घंटे के भी अगर आप मैराथन देखते हो तो पहले से लेके आखिरी तक सेम लेवल ऑफ एनर्जी वो मेंटेन रखते हैं। तो मुझे टीचिंग एज अ अगर मैं आइडियल मानूँ तो मैं ऐसे निशांत सर वगैरह को मानता हूँ, और नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है वो। तो सर मैंने अभी खुद पॉडकास्ट किया था रिसेंटली निशांत सर के साथ, एंड उनकी एनर्जी 40 मिनट में भी बिल्कुल कम नहीं हुई, तो इस बात पे मैं आपसे एग्री करूँगा। तो मतलब सर आप डे कैसे स्टार्ट करते हैं अपना, सुबह उठ के सबसे पहले आप क्या करते हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके साथ, तो जैसे मैं अगर सुबह उठता हूँ सबसे पहले तो एक बार तो मतलब मैं पहले दिन ही रात में देख लेता हूँ मेरा अगले दिन का क्या क्या शेड्यूल है करके, या कैसे कौन सा टाइम कहाँ पे क्या करना है, स्पेंड करना है, क्या होने वाला है, क्या चीज़ है, कब ऑफिस जाना है, कब क्या होना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं पहले दिन ही सोच के रख लेता हूँ। हो सकता है कि उस दिन अगले दिन चेंजेस हो जाए करके, डेफिनेटली हो जाता है चेंजेस, लेकिन मेरी सुबह वैसे अगर मैं बताऊँ तो 9 बजे की क्लास होती है, तो मैं उठते बराबर फटाफट पहले फ्रेश हो जाता हूँ और जल्दी से सब कुछ करके अपने रूम में, जो मेरा स्टूडियो रूम है उसमें आके बैठ जाता हूँ मैं, और बाकी नोट्स बनाना है, कुछ अपडेट करना है, कोई अमेंडमेंट्स लेक्चर के बारे में देखना है, वो सारी चीजें। मतलब मेरा जो सुबह 8 से 9 का टाइमिंग है, मैं ये सोचने में डालता हूँ कि क्या इनोवेटिव और किया जा सकता है, क्या कुछ नई सीरीज लाई जा सकती है, क्या कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व, मतलब कैसे क्या क्या बच्चों को तकलीफ जा रही है, वो सारी चीजों के रिगार्डिंग वहां पे मैं
मतलब ऐसा 8 से 9 बजे तक का समय करता हूँ। यूजुअली मैं 6:30 बजे तक वगैरह उठ जाता हूँ, तो 1.5 घंटे में थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइज हो गई बेसिक, एंड देन फिर उसके बाद बाकी समय चले ही जाता है सुबह के समय। तो ऐसे केस में फिर मैं बाकी अपना फिर 8 बजे से मेरा रूटीन चालू हो जाता है, 8 से लेकर शाम में 8 बजे तक पूरा बैक टू बैक रूटीन होता है। एंड देन फिर उसके बाद यार रात वगैरह में मैं 8 के बाद जनरली सोचता हूँ 8-9 बजे के बाद कि कुछ भी ना किया जाए, 8 से 9 से 11:30 बजे तक जब तक भी मैं मतलब सोता हूँ, तो तब तक फिर मैं पेरेंट्स के साथ बोलो या अपने फ्रेंड्स के साथ बोलो, ऐसा थोड़ा बहुत मतलब चिल एंड ऑल ऐसी वाली चीज रहती है। तो मतलब सर इससे पता तो चल गया कि आप एक मॉर्निंग पर्सन है। हाँ मॉर्निंग पर्सन है डेफिनेटली। यस, मैं रात में मेरे से नहीं होता है लेट वेट जगना भैया, 1-2 बजे तक 3 बजे तक जगना ये नहीं होता है मुझसे। मेरे को 10:30-11 बजे तो बहुत ज्यादा नींद आना चालू हो जाती है। सर इससे तो मैं मानता हूँ, क्योंकि जब मेरे एग्जाम से जून 22 के फाउंडेशन के, तो आप सुबह 6 बजे मैराथन लग देते थे लॉ की। मैं नाइट पर्सन हूँ, मेरे से उठा नहीं जाता था। अच्छा। तो सर मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे कि एक स्टूडेंट को बिग 4 में आर्टिकलशिप करनी चाहिए या फिर एक मिड साइज फर्म या स्मॉल साइज फर्म में आर्टिकलशिप करनी चाहिए? यार ये तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई स्टूडेंट फ्यूचर में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है तो उसने मिड साइज या स्मॉल साइज फर्म में ही काम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि इससे उसको सारे एरियाज ऑफ वर्क को सीखने मिलता है। वही अगर मैं बात करूँ आपके साथ दूसरा, अगर कोई कल्चर के जॉब करना चाहता है या कोई चीज करना चाहता है तो ऐसे केस के अंदर वो बिल्कुल कर सकता है, उसके अंदर वो बिग 4 के अंदर जा सकता है और कोई बात नहीं है, मतलब उसके अंदर बिल्कुल ऐसा चलता है ना। ऐसी वाली चीज है यहाँ पे, मतलब मैं ये कहूँगा। तो मतलब सर अभी जैसे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आने वाला है, तो मतलब जो बच्चे पास होंगे उनका इंटरमीडिएट का अटेम्प्ट नवंबर 23 में पड़ेगा, तो मतलब वो रैंक लाना चाहें तो उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे अगर उनको रैंक चाहिए? रैंक अगर उन्हें रैंक लाना चाहे, वैसे तो मैं अगर बात करूँ ना यार, मुझे सोली बिलीव होता है ऐसा कि रैंक वाले जो ये स्टूडेंट्स होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करते हैं और बाकी बहुत ज़्यादा इनकी खुद की मेहनत उसके अंदर ज़्यादा है। वैसे तो जो भी बच्चा पास होता है उनकी खुद की मेहनत से ही होता है। कभी भी एक टीचर सिर्फ एक डायरेक्शन देता है जो मतलब एक सपोर्टिंग चीज़ें होती है, बाकी ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे पढ़ना है या उसे रैंक लाना है या कैसी वाली चीज़ होती है। और वही अगर रैंक वो लाना चाहता है तो आपने जितना हो सके रेगुलरली क्लास करिए। क्लास में आपका ध्यान बहुत अच्छे से, आपको एकदम बढ़िया तरीके से क्लास को सुन के एकदम क्लासी में चीज़ों को खत्म कर दीजिएगा और घर पे जाके आप अपने रेगुलर रिवीजन करना चाहिए। जैसे ही आपका ग्रुप 1 कंप्लीट होता है तो कोई भी बैकलॉग ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत है क्लासेस की बैकलॉग होना, है ना। तो अगर आप बैकलॉग नहीं रखते हैं, आप एकदम अप टू डेट रहते हैं, तो ये सबसे बेहतरीन चीज हो जाती है। और उसके बाद जब आखिरी के 2 से 2.5 महीने आपको बचने वाले, उसके अंदर जम के रिविजन कीजिएगा और आप डेफिनेटली रैंक कोशिश कर सकते हैं, रैंक ला सकते हैं। आप फाउंडेशन में लॉ पढ़ाते हैं, इंटर में ऑडिट और लॉ दोनों पढ़ाते हैं और यूट्यूब चैनल भी आपका खुद का, तो मतलब आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं पूरे दिन में कि मेरे को ये करना है, प्रैक्टिसिंग भी करते हैं आप? यार अब मैं अगर ऑनेस्टली स्पीक अगर मैं बताऊँ आपको तो मेरे पहले से टाइमिंग्स डिसाइडेड होते हैं क्लासेस के और मैं उसके हिसाब से बराबर चलता हूँ। कभी कभार बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट मेरा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है यार, बीइंग अ ह्यूमन सीधी बसी बात है सबकी, मतलब बहुत ज्यादा एक लेवल होता है कोई भी चीज का और उसके बाद अगर हम करते हैं कि फिर बहुत ज्यादा इरिटेट होना चालू हो जाता है। तो कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा सेम फील होता है कि रात में 8 बजे का ऐसा लगता है भाई अब बहुत हो गया करके अब कुछ नहीं करना है ना, तो ऐसा फील होता है। बट वो ये टाइम को एज सच मैनेज करने की बात अगर मैं करूँ तो यार अगर आप में ऐसा थोड़ा सा जिद होना, मतलब जैसे मैं अगर ऑनेस्टली बात करूँ तो मैं बहुत ज्यादा ऐसा जिद्दी हूँ कोई चीज को लेके, अगर मुझे कोई ऐसा हासिल करना है कोई चीज ना, तो फिर मैं मतलब ऐसा पीछे पड़ जाता हूँ उस चीज के कि मेरे को ये चीज ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा करना ही है करके अपने को, तो वो ऑटोमेटिकली टाइम पे निकल जाता है। उसके लिए ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसा कभी ये फेस नहीं करता हूँ, फिर ऑटोमेटिकली सारी चीजें अपने फेवर में वर्क होना चालू हो जाती है। तो वो एक थोड़ी सी चीज होती है। सर अभी आपकी एक रिसेंटली एक रील वायरल हो रही है जिसमें आप सारे बाहुबली टीम के टीचर्स की मिमिक्री कर रहे हो। तो सर थोड़ा सा कर भी दिखा दीजिए आपके टैलेंट। नहीं ऐसा वो एक्चुअली जब क्लास में होता है ना तो वो ज्यादा मजा आता है, मतलब उस चीज में क्लास वास में वैसा एनवायरमेंट बनता है, वो सब बनता है। अचानक से अगर हम लोग ऐसा मिमिक्री करने बोलेंगे ना तो मुश्किल हो जाती है वो करने में, बट स्टिल मतलब वो एक बहुत बढ़िया चीज थी और मैंने भी देखा वो क्लास में वैसा फन माहौल चल रहा था या कुछ तो भी ऐसा ऐसा थोड़ा सा ऑफ ब्रेक चल रहा होगा और उसमें फिर बच्चे बोले तो मैंने फिर ऐसे फ्लो में कर दिया, ऐसी वाली चीज।
तो सर हम एंड में आ गए हैं पॉडकास्ट के, तो इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे आपके एक लीजेंडरी सॉन्ग के साथ। अरे भाई साहब सॉन्ग मत गवाओ यार, तुम स्ट्राइक आ जाएगा चैनल पे, बाकी और कुछ नहीं। सर नहीं, बहुत सारे रिक्वेस्ट सॉन्ग भी आया कि आप हाँ वो तो बच्चे करते ही है, वो मुझे पता है कि वो तो बोलेंगे। बाकी हो सकता है बाकी आप पॉडकास्ट लियो तो सॉन्ग का रिक्वेस्ट नहीं आया हो, लेकिन मेरे इसमें तो पक्के से जानबूझ के करेंगे। राइट सर, सारी बातें हुई हंसी मजाक। मैं यूजुअली क्लास में गाना वगैरह भी नहीं गाता हूँ, मेरे को मतलब मैं खुद ऐसा सिंगिंग वगैरह का कोई एकदम शौक ना, गाने सुनने का शौक है, गाने का शौक नहीं है, बस ऐसी वाली बात है। सर मेरे को याद है आप सुबह 6:30 बजे गाना गाते थे जब हमारी मैराथन होती थी हमारी नींद उठाने के लिए। अरे भाई साहब तो नहीं, सर नहीं यार वो भी एक बहुत सही टेस्ट। लास्ट टाइम आप दिल्ली आए थे रेडिसन वहाँ पे गुड़गांव में, तब मैं आपसे मिला था। यस तो मतलब Yes, सर आप yes. दोबारा दिल्ली कब आ रहे हो? तब से लेके अब तक आप दिल्ली नहीं आए। दोबारा दिल्ली आना होगा, बहुत जल्द आना होगा। अभी तो हो सकता है शायद दूसरे, आई थिंक सो मार्च वगैरह में आना हो सकता है। ओके सर, सो सर ओके सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यस बहुत मजा आया, काफी मजा आया। बीच में नेटवर्क इशू हो गया था, उस चक्कर में थोड़ा दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज होती है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं, वो कोई बात नहीं है। राइट सर, थैंक यू सो मच।